रिधि को दे दो ना, रख ले। इसमें वर्ड आता है शरीरी, शरीर और शरीर। समझ रहे हो? शरीरी, शरीर और शारीर। शरीरी जो वर्ड आता है आत्मा के लिए आता है। शारीर आता है नॉन लिविंग के लिए, जिसमें आत्मा नहीं है। डेड बॉडी का अगर पढ़े तो वो क्या कह रहा है, शरीर। जैसे तुम्हारे डिपार्टमेंट लिखा रहता है क्रिया शारीर, ठीक है। फिर इसमें एक वर्ड आता है शरीर। तो जो शरीर वर्ड आता है जिसमें आत्मा और लिविंग दोनों है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है अभी शरीर में आएंगे। समझ गए? तो जो शरीर यहाँ पे लिखा है, शरीरम अधिकृत कित्तम तंत्रम शारीरम। तो जो जिसमें शरीर को अधिकृत करके जो लिखा जाता है उसे शारीर कहते हैं। एक तरह से शास्त्र को भी कह सकते हैं। जो तंत्र हमारा इससे है, इसको लिखा है शरीरम। शरीरम यहाँ पे शरीरी है, शरीरी आत्मा के लिए शरीरम, जिसमें लिविंग और नॉन देह बॉडी दोनों है, अधिकार करके किया गया है। फिर इसमें जो चैप्टर्स के नाम आते हैं, तो सुश्रुत में 10 आते हैं, तुम्हें मालूम है। सुश्रुत के 10 है, तो इसे एक क्रम से याद किया जा सकता है। जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा था तो तुम लोग बताया था, सबसे पहले क्या होता है, लाइफ का इवोल्यूशन हुआ। तुम लोग जो साइंस में पढ़ते थे इवोल्यूशन, तो छोटी छोटी चीजों से लाइफ बनी। तो सबसे पहले सर्वभूत चिंता शारीर आया। सर्व मतलब सारे हो जाएंगे, भूत मतलब हो जाएंगे एनिमल्स हो जाएंगे, चिंता मतलब उनके बारे में बात की गई या शरीर के बारे में बात की गई, उनसे रिलेटेड। तो सृष्टि की उत्पत्ति। तो धरती कैसे बना, यहीं पे तुमने पढ़ा था कि जो भूत इकट्ठे हुए उनसे महाभूत बना, महाभूत से फिर प्राणी बने, प्राणी से फिर संसार बना, सृष्टि और प्रकृति बनी। तो वहां पे भूत, महाभूत, सृष्टि और प्रकृति, इनके बारे में बताया था। पुरुष और प्रकृति के बारे में डिस्क्रिप्शन आया। तो सबसे पहले यही है धरती में। फिर क्या सेकंड चीज डेवलप हुई, शुक्र और शोणित शब्द डेवलप हुई। तो वो शुद्ध होना चाहिए। जब शुक्र और शोणित फ्रेश फॉर्म के मिलेंगे तो उससे क्या बनेगा, आगे की स्टेजेस बनेंगी। तो शुक्र और शोणित बना। फिर शुक्र और शोणित के संयोग से गर्भ बनता है, तुम जानते हो। तो गर्भाव क्रांति हमने पढ़ा, जिसमें हम गर्भ की वृद्धि देखेंगे। जब गर्भ की वृद्धि हो गई, पढ़ लिया, तो उसके बाद होता है गर्भ व्याकरण। व्याकरण में आ जाएगा कि उसके अंग प्रत्यंग, इनके बारे में स्टडी की जाएगी। वो कौन सा हो गया, चौथा चैप्टर हो गया। चौथे चैप्टर के बाद फिर पांचवा चैप्टर आता है, इसमें शरीर संख्या व्याकरण, जिसमें अंग प्रत्यंगों की संख्या का वर्णन किया गया। पहले हमने उसके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स को देखा कि कैसे दिखते हैं, कैसे काम करते हैं, फिर हमने उनकी काउंटिंग स्टार्ट की। तो शरीर संख्या व्याकरण। फिर इसके बाद होता है छठवां नंबर पे है प्रत्येक मर्म निर्देश। जब इतना सब कुछ जान गए, बच्चा डिलीवर हो गया, तो डिलीवर होने के बाद उसमें क्या क्या वाइटल पार्ट्स हैं, उनको हमने पढ़ा। तो प्रत्येक मर्म निर्देश पढ़ा। प्रत्येक मर्म निर्देश के बाद हमने पढ़ा सिरा वर्णन विभक्ति शारीरम। अब यहाँ से जो मर्म हो गया, मर्म एक पोर्शन खत्म। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ। वेन्स के बारे में पढ़ना हमने स्टार्ट किया, वेन्स और आर्टरी, दो चीजों में पढ़ेंगे। तो पहले उन्होंने बताया सिरा वर्णन विभक्ति नाम शारीरम। तो शरीर में जो अवैध सिरा है और वेद सिरा है, पहले तो ये बताएंगे। जैसे तुमको जब करने बैठते हो तो तुमको बताया जाता है ना, इस वेन को टच मत करना, इस वेन को टच करना। सबसे पहले तो यही बताएंगे, फिर करना क्या है वो बाद में बताएंगे। तो सिरा वर्णन विभक्ति, विभक्ति मतलब होता है डिवीजन, विभक्ति नाम शारीरम। फिर इसके बाद आता है सिरावेद विधि शारीर। तो सिरा वेधन की क्या विधि होती है, फिर तुमको बताया जाएगा। जैसे जब तुमको गाड़ी चलाना सिखाया गया होगा, तो पहले बताए होंगे ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, ये क्लच है। डायरेक्ट तो तुमको नहीं बोलते होंगे लो एक्सीलेटर दबाओ। तो पहले यहाँ पे बताया कि वेद्य और अवैध सिराएं कौन सी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट बताया गया कि अवैध विधि की विधि क्या है। फिर इसके बाद क्या है, आर्टरी बताई गई। तो आर्टरी का व्याकरण बताया गया। व्याकरण मतलब उसमें सब कुछ आ जाएगा कि उसका उद्गम कहाँ हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे यहाँ पे ऊपर आया था, गर्भ का व्याकरण था, शरीर संख्या व्याकरण था। तो जब व्याकरण कहीं भी वर्ड जुड़ेगा तो मतलब उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रही है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। फिर इसके नेक्स्ट आता है, यहाँ से धमनी हो गया। तो ये जो गर्भिणी, कि बेचारा गर्भ तो आया था गर्भ में, लेकिन गर्भिणी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट यहाँ पे गर्भिणी व्याकरण सारी बताया गया। अब एक छोटी सी कहानी जैसे सुनोगे कि ये धरती सबसे पहले भगवान के मन में समाया कि कुछ करना है। गाना बना है ना कि क्या तेरे मन में समाई। तो उनके मन में समाया कि एक छोटी छोटी क्या करो, पेड़ पौधे बनाओ, छोटे छोटे जीव बनाओ। तो उन्होंने छोटे छोटे जीव बनाए, प्रकृति बनाई। तो हम लोग क्या किया, सबसे पहले भूत आए, महाभूत आए, और उसी चैप्टर में हमने पुरुष और आत्मा के बारे में पढ़ा, पुरुष और प्रकृति के बारे में। सृष्टि बन गई। अब जब सृष्टि बन गई तो उसमें आदमी भी आएंगे ना। तो आदमी आने के लिए क्या जरूरी होगा, शुक्र और शोणित आएगा। तो वो भी कैसा आना चाहिए, फ्रेश फॉर्म में आएगा, तभी अच्छे प्रकृति का होगा, नहीं तो डी डेवलप हो जाएगा। तो शुद्ध शुक्र और शोणित आया सेकंड नंबर में। शुक्र और शोणित दो है, तो इसलिए याद करोगे दूसरे चैप्टर में आता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है गर्भाव क्रांति। अब देखो जब दो होते हैं, जब मैंने तुम लोगों को बताया था दो से तीन हो जाते हैं, जब मैं वृद्धि सारी तुम लोगों को क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था एज का, तब भी मैंने ऐसा बताया था ना, दो से तीन हो गए। तो जब शुक्र और शोणित मिलेंगे दो, तो तीसरा क्या बन जाएगा, गर्भ। तो गर्भ तीसरा कंडीशन होगी, तो तीसरे चैप्टर में आता है। तीसरे चैप्टर में गर्भाव क्रांति। अवक्रांति मतलब होता है कोई चीज कहीं से आ रहा है, अवक्रमण। तो कहीं बाहर से आया, गर्भ में ठहरा, और वहां पे डेवलप कर रहा है, उस डेवलप होने की स्टेज को हम पढ़ते हैं गर्भाव क्रांति।
फिर इसके बाद जो होता है व्याकरण, और उसकी एक एक बॉडी पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। जैसे जब तुम्हारे पास गायनी के डिपार्टमेंट में फीमेल आती है प्रेगनेंसी के साथ, तो सबसे पहले टेस्ट कराते हो कंसीव हुआ। यदि कंसीव हुआ तो कौन सा हो गया, गर्भावक्रांति शरीर में आ गया। फिर तुम क्या करते हो, अल्ट्रासाउंड करवाते हो कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद जब अल्ट्रासाउंड कराते हो तो देखते हो कि सारे बॉडी स्ट्रक्चर सही ढंग से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं। यही कहला जाएगा तुम्हारा गर्भ व्याकरण। गर्भ व्याकरण होने के बाद फिर दोबारा तुम लोग कराते हो, जो कहाँ चला जाएगा, सेकंड ट्राइमेस्टर के लास्ट टेस्ट में कहीं कराओगे। तो तुमको क्या देखोगे कि सारे बॉडी पार्ट्स सही ढंग से आ रहे हैं, नंबर काउंटिंग है, दो आंखें, दो कान, दो, सब कुछ डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसी को कहेंगे शरीर संख्या व्याकरण शारीर। शरीर संख्या व्याकरण शारीर के बाद फिर क्या अपन पढ़ते हैं, प्रत्येक मर्म निर्देश। प्रत्येक मर्म निर्देश कितने में आता है, छठवें चैप्टर में आता है। याद रखना, मर्म कितने प्रकार के होते हैं, 107। वो तो संख्या है। 107। प्रकार, अच्छा, आकृति के प्रकार आधार पर, रचना के आधार पर कितने बताए गए, रचना के आधार पर मर्म कितने हैं, बोलो। 5। अच्छा, 5। 5 है कि 6 है, नहीं। 5 है ना। 5 है। तो इसलिए याद रखना, हाँ तुम इसमें यही गलती करोगे, छठवें चैप्टर में है। ये ना याद नहीं रहता है, भूल जाओगे। प्रत्येक मर्म निर्देश किसमें है, छठवें चैप्टर में। फिर इसके बाद 7वां नंबर स्टार्ट होता है, सिरा वर्णन विभक्ति शारीर हो जाएगा। तो इसके बाद वेन्स का स्टार्टिंग होता है। वेन्स के बाद क्या होता है, आर्टरी स्टार्ट होती है। तो वेन्स में हो जाएगा सिरा वर्णन विभक्ति नाम शारीरम। विभक्ति मतलब होता है डिवीजन। तो तुमको बताया गया कि ये वैद्य सिराएं हैं, ये अवैध सिराएं हैं। फिर इसका नेक्स्ट स्टार्ट होता है उसकी विधि, कि कैसे तुमको उसको वेद करना है। फिर इसके आ जाता है धमनी व्याकरण शारीर आ जाएगा। यहाँ पे इसकी क्लासिफिकेशन नहीं बताया गया, क्योंकि बहुत डीप होती है, तुम उसमें कुछ करते ही नहीं हो, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो धमनी व्याकरण शारीर हो गया। धमनी व्याकरण शारीर के बाद 10वें नंबर में क्या आता है, गर्भ व्याकरण शारीर। यहाँ तक क्लियर बात। अब इसके कुछ टॉपिक दिए हैं कि क्या क्या होता है, तो ठीक है, समझ में आ जाता है। सरभूत चिंता हो जाएगा तो सृष्टि की उत्पत्ति समझ में आ जाती है। शुक्र शोणित शुद्धि होता है तो शुक्र शोणित का स्वरूप दिया है, गर्भाधान का वर्णन दिया है। अब यहीं पे तो आएगा ना, शुक्र शोणित से कंसीव होगा तो गर्भाधान कैसे होना है, तो कंसीव करने की मेथड बताई गई यहाँ पे। कंसीव करने की मेथड के बाद गर्भाक्रांति शारीर पढ़ा तो गर्भ की वृद्धि का वर्णन किया गया। इसी में तुम लोग पढ़ते हो, जो 9 महीने की जो वृद्धि का डेवलपमेंट पढ़ते हो ना, वो इसी चैप्टर में आएगा। फिर इसके बाद आता है गर्भ व्याकरण शारीर आ जाएगा। तो गर्भ के अंगों का वर्णन पढ़ोगे, मानस प्रकृति पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो चाहे चरक की पढ़ो चाहे सुश्रुत की पढ़ो, दोनों में ही चौथे चैप्टर में आएगा। चरक और सुश्रुत दोनों में ही चौथे चैप्टर में आएगा। ठीक है। ये जो गर्भ की वृद्धि का वर्णन पढ़ते हैं ना, उपगमन एवं अवतरण दोनों टर्म पढ़ते हैं, कि उपगमन कैसे आया और कैसे डेवलप हो रहा है, उपगमन एवं अवतरण ऐसा लिख लो। मानस प्रकृति इसको पढ़ लोगे। शरीर संख्या व्याकरण में पढ़ोगे, अंग प्रत्यंगों की संख्या का वर्णन पढ़ते हैं। यहीं पे क्या होता है, अंतर्मुखी स्रोतस का वर्णन आया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्मुखी स्रोतस का वर्णन कहाँ आया। बहिर्मुखी स्रोतस का वर्णन धमनी व्याकरण शारी में पढ़ोगे, 9वें चैप्टर में। अंतर्मुखी स्रोतस। फिर इसके बाद जो है, ये चैप्टर का नंबर पूछा गया था, शरीर संख्या व्याकरण शारीर कौन से नंबर में आता है, कौन सा चैप्टर नंबर है, 5वें नंबर में है। वैसे तो सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पर शरीर संख्या व्याकरण स्पेसिफिक पूछा गया था। फिर इसमें मर्म का वर्णन आता है, वेद वेद सिरा होते हैं, बता चुका हूँ, रक्त मोक्षा बता चुका, धमनी उद्गम संख्या और स्रोतस। स्रोतस इंपॉर्टेंट है, इसका चैप्टर पूछा जाता है। और इसके बाद जो हो जाए गर्भी व्याकरण शारीर हो जाएगा, तो गर्भणी संबंधित विषय यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, सुश्रुत का अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद जो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसका, चरक का पढ़ेंगे। तो चरक में कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले ना चरक में क्या है, पहले क्वेश्चन किया, गब्बर आया तो गब्बर ने पूछा क्वेश्चन कि कितने आदमी थे रेतालिया। ठीक है, तो पहले आदमी, कितने आदमी, कतिधा पुरुषीय, कितने पुरुष होते हैं। पुरुष कितने धातुज होता है, अपन पढ़ते हैं ना, एक धातु, त्रिधातु, षड धातु जैसे करके। तो कितने पुरुष हैं, तो गब्बर क्या है, बुढ़ा हो गया है, तो क्या बोलेगा, 2 या 3। दिखाई नहीं देता ना, उसे चश्मा लगाता है। तो 2 या 3, तो 23 प्रश्न किए गए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुरुष विषयक अग्निवेश के क्वेश्चन थे। फिर सेकंड इसमें होता है अतुल गोत्रीय शारीर। अतुल गोत्री हो जाएगा तो जब क्या होता है, गर्भ ठहर जाता है तो उसके बाद क्या, सॉरी, गर्भ ठहरे, शादी करवाते हैं। तो शादी करवाने से पहले क्या करते हैं, गोत्र मिलाते हैं। गोत्र में कितने गुण मिलते हैं, 36 गुण। राम और सीता के कितने गुण मिले थे, 36 गुण मिले थे, है ना। तो याद रखोगे कितने क्वेश्चन किए गए, 36 क्वेश्चन किए गए। अतुल गोत्रीय, गोत्र के गुण कितने हैं, 36 हो जाएंगे। संतान उत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति कैसे होनी, वही जो ऊपर कंसीव करने की मेथड बताया था ना, गर्भाधान, उसी को यहाँ पे संतान उत्पत्ति बोल दिया। अष्ट नपुंसक, इसी में वर्णन आया, क्योंकि अगर गलत हो जाएगा, नहीं, इसीलिए तो बोला ना कि जो अतुल गोत्री नहीं करना है, तुल्य गोत्री से शादी नहीं करना है। तुल्य गोत्री होगा तो नपुंसकता, ये सब चीजों के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अष्ट नपुंसक का डिटेल वर्णन किया गया। गर्भधारण विषय प्रश्न किए गए कि गर्भधारण कैसे होगा, मतलब कंसीव करने की जितनी भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी मेथड है, उन सब का डिस्क्रिप्शन आया। कंसीव कैसे करेंगे,
बच्चे कैसे डेवलप होता है, और अष्टनपुंसक उससे गर्भ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या होती हैं, ये यहाँ पे अतुल गोत्री बता दिया गया। फिर इसके बाद तीसरा और चौथा आता है। खुड्डिका मतलब होता है सूक्ष्म रूप में, महती मतलब होता है विस्तृत रूप में, तुम लोग पढ़ चुके हो। एक बार सूत्र स्थान में भी ऐसा ही आता है। तो जो खुड्डिका गर्भावक्रांति, ऊपर सुश्रुत का तुमने देखा था, गर्भावक्रांति मतलब गर्भ की वृद्धि। तो जहाँ सूक्ष्म रूप में गर्भ की वृद्धि की बात की गई है और विस्तृत रूप में गर्भ की वृद्धि की बात की गई है, तो गर्भोत्पत्ति में गर्भज भाव कितने हैं? 6। इनका वर्णन आया है। खुड्डिका गर्भावक्रांति जो तुमने पढ़े थे, रसज भाव, आत्मज भाव, मातज भाव, इस तरह के पढ़े थे, पित्रज भाव, याद है? पढ़ाया था मैंने। तो पितृज भाव, मातृज भाव, आत्मज भाव, ये जो होते हैं खुड्डिका गर्भाक्रांति, मतलब ये गर्भ को ठहरने के लिए। अब देखो, पहले के लोग ना कंसीव करने में इतना वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे कि कैसे संतान हमको डेवलप करना है। पर अब क्या करते हैं, मासानुमासिक पहले से चालू हो जाता है। महाराष्ट्र वगैरह में इसके लिए होता है, गर्भाधान संस्कार कराया जाता है, जिसमें लोगों को बताया जाता है कि इस तरह से कंसीव करने में प्रोजनी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे बताया गया। फिर इसमें क्या करते हैं, उनके भावों को शुद्ध करते हैं। जैसे आजकल शारीरिक संशोधन तो होता है, शारीरिक संशोधन के साथ ये मानसिक संशोधन भी कह सकते हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी कर सकते हैं। मात्रज भाव उसके अच्छे हैं, उनको रखना है। पितरज भाव को किसको डेवलप करना है। मात्रज और पितरज को तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, पर जो आत्मज भाव है, रसज भाव है, सात्मज भाव है, इनको मेडिसिन देके तो करेक्शन किया जा सकता है ना। दो भाव को अगर तुम चेंज नहीं कर सकते, कौन कौन सा? एक हो जाएगा मात्रज हो जाएगा, पितरज हो जाएगा। जैसे आज जेनेटिक इंजीनियरिंग उसको भी ठीक कर लेते हैं, जीन्स को कट करके वो सही कर देते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन जो आत्मज भाव होते हैं, रसज भाव होते हैं, सात्मज भाव होते हैं, सत्वज भाव होते हैं, ये तो अपन डेवलप कर सकते हैं ना। सिराधारा, सिरोधारा वगैरह करके इनको अच्छा किया जा सकता है। ये कहलाएगा गर्भोत्पत्ति में हेतु भाव कितने होते हैं? 6। फिर इसके बाद होता है महती गर्भाक्रांति हो जाएगा, गर्भ व गर्भ की वृद्धि हो जाएगी। इसका डिस्क्रिप्शन अपन देखते हैं। गर्भिणी के लक्षण पढ़ते हैं और साथ में 16 मानस प्रकृतियां पढ़ते। बताया था मानस प्रकृति सुश्रुत में भी चौथे में आएगा, चरक में भी चौथे में आएगा। गर्भिणी का लक्षण जरूर सुश्रुत में तुमने 10वें चैप्टर में पढ़ा था, सबसे लास्ट में। इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, बोले यहाँ गर्भ और गर्भिणी दोनों एक साथ पढ़ो, अलग अलग पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे। चरक ने एक साथ पढ़ा दिया। ठीक है। 5वें में आता है पुरुष विचय, 6वें में आता है शरीर विचय। तो देखो, पा से याद करोगे पुरुष, और सा से याद करोगे सिक्स, शरीर विचय। विचय मतलब होता है उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, तो पुरुष का डिस्क्रिप्शन मतलब आत्मा की बात कर रहे हैं। तो शरीर आने से पहले आत्मा की बात करोगे ना, ऐसे ही होगा ना। शरीर आने से पहले आत्मा की बात करोगे, तो पुरुष विचय हो जाएगा। लोक साम्य पुरुष प्रकरण बताया गया यहाँ पे। फिर इसके बाद जो इसमें स्टार्ट हो जाएगा कौन सा? शरीर विचय स्टार्ट हो जाएगा, तो शरीर वृद्धि कर भाव हो जाएंगे। यहाँ तुमने देखो गर्भ वृद्धि कर भाव को देखा, गर्भ वृद्धि इन भावों को देखा, और 6वें चैप्टर में शरीर वृद्धि कर भाव देखते हो। शरीर वृद्धि कर भाव जब तुमने पढ़े थे कितने थे? 4, 4 पढ़े थे ना। शरीर वृद्धि कर भाव, तो शरीर वृद्धि कर भाव हो जाएंगे। गर्भ अंगोत्पत्ति विषयक प्रश्न हो जाएंगे कि गर्भ की अंगों में कौन सा पहला आएगा। इसकी संभाषा हुई 6वें चैप्टर में, यही तो पढ़ा था तुमने। एक तीसरे में संभाषा हुई थी और एक 6वें में संभाषा हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तीसरे में संभाषा, 6वें में संभाषा। फिर इसके बाद इसमें आता है काल अकाल मृत्यु। तो शरीर की ही तो मृत्यु होती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे बताया इन्होंने काल अकाल मृत्यु। जब यही चीज तुम चरक में पढ़ने, सुश्रुत में पढ़ने जाओगे, तो काल अकाल मृत्यु कहाँ पर आती है? सुश्रुत में काल अकाल मृत्यु कहाँ आई थी? सूत्र स्थान में। हाँ, कौन सा चैप्टर था? हाँ, वो वाला सेनानी हाँ, लड़ाई झगड़ा होगा सेना। तभी तो काला काल मृत्यु होती है ना। युक्त सेनी अध्याय, हाँ, युक्त सेनी युक्त अध्याय सेन। 35वां है ना, युक्त से की 34वां है, देख लेना। हाँ, 34 या 35 है, युक्त सेनी अध्याय 35 उसमें है। आता है। 35 है। 35 है, 35 ठीक है। 35। तो चरक ने कहा, सुश्रुत ने कहा सूत्र स्थान 35 में किया, जबकि सुश्रुत ने कहा कि चरक ने कहा किया 6वें चैप्टर में किया काला काल मृत्यु। ठीक है। षट चक्र होते हैं ना, मृत्यु से रिलेटेड है, ऐसा करके याद रख लेना। फिर इसमें आता है शरीर संख्या, शारीर हो जाएगा। अब यहाँ पे शरीर की संख्या काउंट कराएगी, जो चरक ने कहा, सुश्रुत ने कहा करा दी थी 5वें में करा दी थी, इन्होंने कहा कराया 7वें में कराया। अंग प्रत्यंगों की संख्या व रस आदि धातुओं का प्रमाण। रस आदि धातुओं का प्रमाण चरक में कहाँ पढ़ते हो? 7वें चैप्टर में पढ़ते हो। सुश्रुत में शारीर स्थान में कहाँ पर बताया रस आदि धातुओं का प्रमाण? सुश्रुत में शारीर स्थान में रस आदि धातुओं का प्रमाण कहाँ बताया है? किस में? चरक सुश्रुत में। में शारीर स्थान में रस आदि धातुओं का प्रमाण कहाँ बताया है? सर सुश्रुत कहाँ ने तो बताया? मानी नहीं है ना। क्या? नहीं माना ना सर। सुश्रुत ने तो मानी शारीर स्थान नहीं में तो है। बताया होगा। हाँ शिवम, बताया तुमने सर। गड़बड़ कर दी, नहीं तो निहार का भी तुक्का मार देती। नहीं नहीं। इसमें तो सर बहुत गलती की, अब नहीं मारना। सच बता रहा, तुम तभी तो पहली चुप, बार तो, पहली बार तो बोल गई थी। तभी चुप थी, मैंने कहा फिर बाद में तुम अपने आप को कंट्रोल किया, और इतने में ये ना, ये हिला दिया।
अगर ये ना बोला होता तो आज तुम फिर फंसती। ये क्वेश्चन कम से कम 10वां बार हो चुका है। ठीक है, अब याद रखना, अब नहीं भूलोगे, इतने बार धुलाई हो गई है ना, अब नहीं भूलोगे। ठीक है, तो अंग प्रत्यंगों की संख्या व रसादी धातुओं का प्रमाणी चरक में हम लोग पढ़ रहे हैं 7वें चैप्टर में। फिर इसके बाद जाति सूत्री अध्याय हो जाएगा। तो जाति सूत्री क्या हो जाएगा? गर्भाधान, गर्भणीचर्या, सूतिकाचर्या, कुमार परिचर्या, जो सुश्रुत ने लास्ट चैप्टर में बताया था, इन्होंने भी लास्ट चैप्टर में बस एक बात उन्होंने गर्भणी के जो लक्षण है इन्होंने चौथे में ही बता दिया था। देखो गर्भणी के लक्षण चौथे में बताना इनका सही है। अब तुम तभी ना जानोगे कि कंसीव हुआ कि नहीं हुआ, ये चौथे चैप्टर में महती गर्भ क्रांति में ही तो पता चलेगा कि कंसीव हो गया कि नहीं हो गया। तो सुचरक के चैप्टरों का नाम याद रखना है। तो पहले क्या पूछना है? कितने पुरुष थे? कतिधा पुरुषीय। अब कतिधा पुरुषीय हो गया तो उनकी शादी करवाना है, तो कितने हो जाएंगे? अतुल गोत्रीय शरीर हो जाएगा। तो फिर इसके बाद अतुल गोत्रीय के बाद क्या स्टार्ट होगा? तीसरा चैप्टर खुड्डिका गर्भ क्रांति, उस गर्भ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो गर्भ के बारे में पढ़ेंगे वो चरक सुश्रुत में भी तीसरे में आया था, सूक्ष्म रूप में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। खुड्डिका गर्भ क्रांति, महती गर्भ क्रांति हो जाएगा। फिर पांचवें के बाद जब गर्भ आ गया तो हम पढ़ेंगे आत्मा के बारे में। फिर पढ़ेंगे हम शरीर के बारे में। तो पांचवा हो जाएगा पुरुष विचय शरीर हो जाएगा, छठवां हो जाएगा शरीर विचय शरीर हो जाएगा। छठवां साया हो जाएगा तो इसके बाद हम पढ़ेंगे 7वां चैप्टर। 7वें में क्या आता है? शरीर संख्या, वो जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको काउंट करेंगे। 7वें के बाद 8वां हो जाएगा जाति सूत्री। याद हो जाएगा? इसको अपने से एक बार रिकॉल करके देखना। तो कतिधा पुरुषी में पुरुष के प्रश्न किए गए, अतुल गोत्री में जो संतानोत्पत्ति विषयक प्रश्न किए गए, इसमें 36 प्रश्न थे। खुड्डिका गर्भक्रांति में गर्भोत्पत्ति भाव के बारे में पढ़ा। महती गर्भक्रांति में गर्भ, गर्भ की वृद्धि, गर्भिणी लक्षण, 16 मानस प्रकृतियां। मानस प्रकृतियां इंपॉर्टेंट है, गर्भ की वृद्धि ये सब भी इंपॉर्टेंट है। पांचवें में हम पढ़ते हैं लोक पुरुष साम्य प्रकरण पढ़ते हैं। छठवें में शरीर वृद्धि कर भाव, अंगोत्पत्ति विषयक प्रश्न, काल अकाल मृत्यु, शरीर की मृत्यु होती है ऐसा करके याद रखना। शरीर संख्या में क्या पढ़ेंगे? रसादी धातुओं का प्रमाण पढ़ते हैं। और जाति सूत्री जो हो जाएगा गर्भाधान, गर्भिणी परिचर्या, सूतिका परिचर्या और कुमार परिचर्या। कुमार परिचर्या भी यहीं पे आती है। गर्भिणी व्याकरण में भी कुमार परिचर्या यहाँ पे होते हैं, पर कुमार परिचर्या एक स्पेसिफिक टर्म नहीं है, लेकिन जो स्तनपान है, स्तन्य वगैरह है, इसका जो डिस्क्रिप्शन आता है 10वें चैप्टर में ही आता है, सुश्रुत में भी। असंपत स्तन, इन चीजों का। फिर इसके बाद चलते हैं अष्टांग हृदय में चलते हैं। तो तुम लोगों को मैंने याद कराया था अष्टांग हृदय के अनुसार हारित के अनुसार शारीर स्थान में कितने अध्याय हैं? हारित के एक। अनुसार एक। अष्टांग एक। हृदय के अनुसार एक। कितने हैं? अष्टांग हृदय के 6। अनुसार 6। फिर इसके चरक के अनुसार कितने हैं? 8। 8। 8। फिर सुश्रुत के अनुसार कितने हैं? 10। 10। और अष्टांग संग्रह के अनुसार कितने हैं? 12। 6। हाँ, 12 हाँ, 12। 12। हृदय अच्छा। छोटे थे तो उन्होंने कम बताया 6, हम्म। संग्रह बड़े थे तो उन्होंने ज्यादा बताया 12। तो सबसे ज्यादा चैप्टर जो है शारीर स्थान में किसने बताए? संग्रह ने संग्रह। बताया। ठीक है, याद रह जाएगा। अब इसके बाद देखो, जब यही चीज वाग्भट में स्टार्ट हुई तो वाग्भट ने बोला सृष्टि उत्पत्ति से मेरे को कोई मतलब नहीं, पुरुष उरुष से मेरे को कोई मतलब नहीं, सीधे गर्भ में आओ, पॉइंट की बात करना है। तो गर्भाव क्रांति से ही स्टार्ट किया इन्होंने। पहले चैप्टर का नाम गर्भाव क्रांति। फिर उन्होंने बोला दूसरे चैप्टर में गर्भ से रिलेटेड होने वाले व्यापक हैं उनको पढ़ेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे। तीसरे चैप्टर में इन्होंने बताया अंग विभाग, कौन सा अंग कैसे डेवलप होता है। तो यहाँ पे ग्रहणी, अग्नि, अन्नपाक, प्रकृति, इनका और डिस्क्रिप्शन आया। फिर चौथे चैप्टर में इन्होंने मर्म का वर्णन किया, किन किन पार्ट्स को टच नहीं करना है, किन से क्या क्या नुकसान होता है मर्म का। पांचवें चैप्टर में पूछा विकृति विज्ञानीय शारीर, जो विकृति विज्ञान है, रोग निदान जिसे तुम लोग कहते हो, उसके बारे में बताया। और छठवें में बताया दूत आदि विज्ञानीय शारीर। तो छठवें में अरिष्ट लक्षण। तो दो इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि अरिष्ट का वर्णन चरक में तो तुमने इंद्रिय स्थान में पढ़ा, सुश्रुत में तुमने सूत्र स्थान पढ़ा, तो वाग्भट में कहाँ पढ़ते हो? शारीर स्थान में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन अरिष्ट का। अब यहाँ पे देखो विकृति विज्ञानी वाला ये क्वेश्चन आ चुका है कि अष्टांग हृदय के अनुसार विकृति विज्ञानी शरीर किसमें मिलता है? अष्टांग हृदय में मिलता है, 5वें चैप्टर में मिलता है। ठीक है, मार्क कर लो। तो गर्भाव क्रांति होगी, गर्भाव क्रांति के बाद उसमें व्यापद के बारे में बात की जाएगी, व्यापद के बाद उसमें अंग विभाग के बारे में बात की जाएगी, अंग विभाग के बाद मर्म की बात की जाएगी, मर्म के बाद विकृति विज्ञानी, दूतादि विज्ञानी, दोनों अरिष्ट से संबंधित है। इसमें स्वप्न का एक वर्णन आता है, स्वप्न का जो डिस्क्रिप्शन आता है चरक में आता है, काश्यप में आता है। हाँ, निद्रा देखो, चरक में जो है स्वप्न का भी वर्णन है बाल और ग्रह निद्रा नहीं का भी बताया वर्णन। ना काश्यप ने तो। काश्यप बाल में बाल ग्रह ग्रह वाले बताए ना, गृहस्थ हम्म। दस कीर्तिता, बाल ग्रह बताए हैं। देखो इसमें क्या गड़बड़ होती है, चरक ने जो है निद्रा का वर्णन कहाँ किया था? उत्तर स्थान 21। सूत्र स्थान 21 में किया था। और सूत्र स्वप्न के बारे में भी बताया था, 7 प्रकार के स्वप्न होते हैं इंद्रिय चरक में। स्थान में बताया। इंद्रिय स्थान में बताया था। इंद्रिय जब स्थान। काश्यप, हाँ ठीक है सही है, काश्यप ने जब बताया था तो काश्यप ने स्वप्न के भेद कितने बताए थे? 10। उन्होंने ऐसे 10। 2 डिवीजन किया था, 5 और ऐसे कुछ करके। नहीं, काश्यप ने नहीं, स्वप्न के 6 भेद 10। फलदायी। सर 6 दो फलदायी थे, हाँ दो मतलब फलदायी है, फलदायी 2 है, अच्छा, उस हाँ 2 चरक लाख। सुश्रुत में है, हाँ, हाँ। चरक में सॉरी,
7 होते हैं जो, Okay. 7 में से 5 जो होते हैं ऐसे ही होते हैं और 2 जो होते हैं फलदायी होते हैं। भादो, भादो फलदायक, भाविक और दोसज फलदायक होते हैं। हाँ। ठीक है, ये अष्टांग हृदय का मुझे याद नहीं है कि इन्होंने स्वप्न के कितने भेद बताए हैं। एक बार इसे देख लेना खोल के, 6वां चैप्टर खोल के, कि इन्होंने कितने भेद बताए हैं। इसके बाद ये लिखा है अष्टांग संग्रह के शारीर स्थान में 12 अध्याय होते हैं। ठीक है, पढ़ चुके हो। हरित के 1 अध्याय होते हैं, पढ़ चुके हैं। चरक ने शारीर स्थान को आश्रय स्थान भी कहा है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये पूछा जा चुका है, मार्क करोगे। इसमें और कुछ लिखने का है? देह का वर्णन लिख लो। देह किसे कहते हैं? देग्धि प्रतिक्षणम उपचेते, जिसमें प्रतिक्षण उपचय होता है। देग्धि प्रतिक्षणम उपचेते, प्रतिक्षण, देग्धि प्रतिक्षणम उपचेते। वृद्धि, विकास, उपचय, 3 टर्म आते हैं इसमें। वृद्धि होती है, फिर विकास भी होता है और उपचय भी होता है। ये किसका डेफिनेशन बोल रहे हैं सर? देह, देह के लिए आया टर्म। फिर इसका लिखो, काय का लिखो। चेते अस्मिन अस्थ्यादिकम, चेते अस्मिन अस्थ्यादिकम इति कायः। चेते अस्मिन अस्थ्यादिकम इति कायः। सर चीयते अस्मिन इति कायः। चेते अस्मिन नहीं। अस्थ्यादिकम, अस्थ्यादिकम इति कायः। चेते अस्मिन अस्थादिकम इति कायः। तो वहां पे उपचय प्लस अपचय 2 चीजें होती हैं। काय में क्या होता है? उपचय प्लस अपचय एक साथ होता है। लिख लिए? अब इसके बाद ये हमने ना क्रिया शारीर में छोड़ दिया था, धातु भेद से पुरुष के प्रकार। तो धातु भेद से पुरुष के प्रकार देखो, यहाँ पे एक टर्म आता है, तुमने चरक सूत्र 1 में पढ़ा था, एक धातुज पुरुष। एक धातुज पढ़ा था। चेतना, चेतना धातु अपेक्षा स्मृता पुरुष संज्ञा, पढ़ा था सर। है ना? तो जो चेतना, चेतना धातु अपेक्षा, जिसमें एक ही चेतना धातु होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुष। जैसे आत्मा होती है, आत्मा में केवल चेतना होती है, तो इसलिए क्या कहला जाएगा? वो एक धातु पुरुष।